तो आज मैं आपके बीच हूँ एक ऐसे स्टूडेंट को लेकर जो बहुत लंबे समय से आईसीएस से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने बहुत मेहनत की। बहुत सारे एग्ज़ाम, एक लंबी लिस्ट है जो एग्ज़ाम उनके क्लियर हुए। फाइनली उन्होंने ज्वाइन किया हरियाणा में एएलएम की पोस्ट पर। और अब जब ये 56-57 वाला रिजल्ट आया तो इसमें इनका पटवारी में भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। यानी 2 सरकारी नौकरी इनके हाथ में है। और अगर एग्ज़ाम पास करने की बात कहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, ये खुद बताएंगे। इनसे मिलवाती हूँ आपको कि कौन कौन से एग्ज़ाम इनके पास हुए। तो एक संघर्ष का लंबा दौर देखा। बहुत बार ऐसा हुआ कि लास्ट फेज तक पहुंचे, फिर कहीं एक लास्ट लिस्ट जो लगी उसमें नाम नहीं आ पाया, लेकिन तैयारी से पीछे नहीं हटे। लगातार तैयारी करते गए, मेहनत करते गए। और आप समझ सकते हैं एक बच्चा जब बहुत लंबे समय तक संघर्ष करता है तो उसको अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब ताने मारने लगते हैं कि कब तक पढ़ोगे, भाई कब लगोगे। लेकिन आज वो सब जब देखते होंगे कि भाई इस लड़के ने मेहनत करके पटवारी, जो ये हमारे हरियाणा में तो खास कहावत है कि तू क्या पटवारी लग गया, कि गांव में एक इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट मानते हैं हम कि भी पटवारी बड़ी हस्ती है, तो उस पोस्ट पे इस विजय का, हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। और विजय ने किस तरीके से ये लंबी यात्रा अपनी तय की, क्या क्या मुश्किल हालात उसने देखे, क्योंकि इतने लंबे समय तक पढ़ाई से जुड़े रहने में फाइनेंशियल कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी सोसाइटी का रवैया भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है लंबे समय तक जब आप पढ़ते हैं। लेकिन उन सब से कैसे इसने ओवरकम किया और किस तरीके से फिर इसने अपनी ज़िंदगी को उस ट्रैक पे आगे दौड़ाया जिसकी मंजिल थी सरकारी नौकरी। तो चलिए मिलते हैं, जुड़ते हैं विजय के साथ। ये विजय हमारे बीच में है। हाँ विजय, थोड़ा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम विजय कुमार है और मेरा गांव छान है और मैं आईसीएस नरवाना और आईसीएस बरवाड़ा में पढ़ा हूँ, जिसके दौरान मेरे 27-28 टेस्ट क्लियर हुए। 27-28 पेपर पास हुए। तो 27-28 पेपर जब पास हुए, फाइनल तक नहीं पहुंचते थे, तो फिर कैसा लगता था तुम्हें? वह तो सभी बच्चों के साथ कई बच्चे तो छोड़ जाते 1-2 नंबर रहने से, और मैंने घर वालों ने भी अच्छा साथ दिया और मेरे साथ बच्चे थे वो भी मोटिवेट करते रहते कि ग्रुप अच्छा था तुम्हारा? हाँ जी मैम। अच्छा, कितने दोस्त थे तुम लोग सेंटर पे? हम जितने भी दोस्त थे लगभग सभी की डबल नौकरी लग गई। डबल नौकरियां सबने हासिल कर ली, अलग अलग डिपार्टमेंट में पहुंच गए। सबकी ज्वाइनिंग्स हो गई हैं? सबकी ज्वाइनिंग हो। तुम्हारी पहली ज्वाइनिंग कब हुई? मेरी पहली ज्वाइनिंग उस दिन मैंने मजे की बात बताई थी। 9 फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग थी, 9 फरवरी को मेरे बड़े भाई अशोक की ज्वाइनिंग थी। अच्छा, दोनों भाइयों के सगे भाई हो? वो मौसी का लड़का है। अच्छा, मौसी का कजिन है तुम्हारा। दोनों की ज्वाइनिंग एक ही दिन हुई? दोनों की एक ही दिन हुई थी। और अब मजे की बात ये है कि 2 सिलेक्शन उसके थे, 2 सिलेक्शन मेरे हैं। अच्छा, 2 सिलेक्शन उसके बाद तुम दोनों भाई एक ही ढर्रे पे चल रहे हो। हाँ जी। और ये इसका क्रेडिट जाता है आईसीएस, अकेले आईसीएस को, सोनीपत को। और जैसा कि मैंने लगातार तैयारी की, मैं 2019 से जुड़ा हुआ हूँ आईसीएस से। और एक लंबे दौर के दौरान बच्चे क्या करते हैं, 3 महीने 4 महीने या 1 साल के बाद छोड़ देते हैं। उनको एक ही मैसेज है कि जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक तैयारी मत छोड़ें। और तैयारी में कोई कमी रह जाती है, जो बच्चा जो बार बार रह जाता है ना कहीं वो पॉइंट में 1 नंबर की 2 नंबर की कसर रहती है, उसको बार बार लगे रहने से, तैयारी करने से वो कसर पूरी हो जाती है। यस मैम, ऐसा बच्चों को बहुत अच्छी तैयारी होती है। जब 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जाता है बच्चा, तो उसकी बहुत बढ़िया तैयारी होती है, लेकिन उसी दौरान वो क्या कर देता है, पीछे हट जाता है, जिससे वही गैप लग जाता है और इस दौरान नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे हम कहीं भी किसी भी रास्ते पर कंटिन्यू चल रहे हैं तो मंजिल पा लेंगे, लेकिन आधे रास्ते से वापस चले गए तो टाइम उतना ही लगा। और सही बात है, जाना आना रास्ता तो उतना ही लग गया समय, लेकिन फिर मिला कुछ नहीं। पिताजी क्या करते हैं विजय? पिताजी बीएसएफ में है। अच्छा, बीएसएफ में है, तो ट्रांसफरेबल जॉब होगी उनकी। तुम यहीं रहे? मैं गांव से ही। अच्छा, तुम मतलब परिवार यहीं रहा। पिताजी जो है कहीं कहीं बॉर्डर एरिया पे उनकी ड्यूटी लगी रही होगी। और कितने भाई बहन हो तुम लोग? मैं एक भाई हूँ, 2 सिस्टर हैं। 2 सिस्टर, दोनों मैरिड हैं? एक मैरिड है, एक अनमैरिड। अच्छा, वो पढ़ रही है अभी छोटी बहन? वो कहाँ पढ़ रही है? वो घर से ही डिस्टेंस से। अच्छा, डिस्टेंस से भी बीए कर रही है, तो उसको भी सरकारी नौकरी की तैयारी तो करवाओ। हाँ जी मैम, ऐप से कर रही है वो। अच्छा, एप्लीकेशन से पढ़ रही है। हाँ जी। तो मुझे ये बताओ, जैसे पिताजी जॉब में थे तो कहीं एक था तुम्हारे दिमाग में कि मुझे भी जॉब तो कम से कम मिलनी चाहिए, क्योंकि पिताजी ऑलरेडी जॉब में है तो मैं खाली कैसे बैठू रहूंगा, बेरोजगार कैसे रहूंगा? हाँ जी मैम, यही था। इसीलिए तो पहले हमारे से नरवाना कम से कम भी 35 किलोमीटर दूर है, 30 से 35 किलोमीटर। तो वहाँ कॉलेज था मेरा, तो कॉलेज के दौरान मैंने साथ में ही आईसीएस में एडमिशन ले लिया था। ठीक। उसके बाद आईसीएस बरवाड़ा जो नज़दीक है, फिर उसके बाद बरवाड़ा आ गए थे। तो पहले 1 साल के दौरान मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं था। फिर धीरे धीरे उस टाइम पे क्वालिफाई ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम ही नहीं हुए,
एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं रह गया था। तो उस दौरान तैयारी ऐसी हुई कि जो भी एग्ज़ाम देते साथ में ही रिजल्ट आता रहता है, पास हो गए पास हो गए पास हो गए। तो एक पॉजिटिव थोड़ा शुरू हो गया कि भाई मैं कर सकता हूँ। तो उसी दौरान लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में ऐप से पढ़े और वही ऐप की पढ़ाई आज कामयाब बना गई। जैसे तुम्हें क्या अंतर लगा अब जो बच्चे हैं सेंटर में जाते हैं और एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं, मेन अंतर क्या फील हुआ तुम्हें, क्योंकि तुमने दोनों पढ़ाई कर रखी है? ऐप पे क्या है जी, ऐप पे ये है घर वालों ने बोल दिया तो क्लास ड्रॉप कर देते हैं, और सेंटर चले गए तो 9 से 4 बजे तक की क्लास ज़रूर लगाते हैं। और जैसे लाइब्रेरी या फिर घर पढ़ के ऐप से पढ़ते हैं तो किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, आज बर्थडे मनाना है, आज कहीं मूवी देख के आनी है, तो ऐसे एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कहीं ना कहीं। और जैसे व्हाट्सएप भी बच्चा ज़रूर चेक करेगा, नोटिफिकेशन चेक करेगा, इंस्टा चेक करेगा, स्नैपचैट पे ज़रूर देखेगा। ये चीज़ें फिर क्या है, पढ़ाई से एकदम से हटा देती हैं और कई बार ये आधा एक घंटा खा जाती हैं। तो फार बेटर है अगर बच्चे को आसपास कोई ब्रांच हो तो। अब एक चीज़ बताओ, जो आईसीएस परिमल सर का सपना था, ब्रांचेस जो खोली सर ने, शुरू में कई लोगों ने कहा रे क्या तुम ये टीवी पे पढ़ाओगे, टीवी पे पढ़ के कैसे बच्चे लगेंगे? तुम्हें क्या लगता है अगर बरवाला में यहाँ ब्रांच ना होती क्या लगना इतना आसान रहता? नो यहाँ तक तो फिर तो एक संजय सर है जी, हमारे साइंस के टीचर थे, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि 2 दिन की आप डेमो क्लास लेके आओ नरवाना। तो मैं नरवाना गया, 2 दिन की डेमो क्लास लगाई। आज संजय सर गवर्नमेंट जॉब पे लगे हुए हैं। अच्छा। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखाया। अच्छा, उन्होंने आईसीएस तक भेजा तुम्हें? आईसीएस तक। वो खुद हमारे स्टूडेंट रहे थे या वैसे ही? नहीं, वैसे पहले वो टीचर थे कहीं पे प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, उन्होंने तुम्हें राह दिखाई कि भाई आईसीएस चला जाओ। हाँ जी, आईसीएस चला जाओ। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो उस टाइम पे उन्होंने गाइड कर दिया। और उसके दौरान ही जैसे जैसे चलते गए, एग्ज़ाम होते रहे, तो मैंने 1-2 स्टूडेंट को और गाइड किया, तो वो भी अच्छी जॉब पे लग गए और साथ में हमारा जॉब का अच्छा। और एक सबसे बड़ी बात है, सरकार ने बहुत अच्छी की, एग्ज़ाम लेने के दौरान एग्ज़ाम हुए। अब इसी के दौरान 5-6 साल के दौरान मेरे बड़े भाई का हो गया सिलेक्शन, मेरा हो गया और भाभी का हो गया। तो एक परिवार से 3 नौकरियां लग गई। और मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगे ना, तो बच्चों को क्यों नहीं एक मुहिम चलानी चाहिए कि जैसे बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगे तो बिना दहेज के शादी करेंगे। बिल्कुल, ये युवा पीढ़ी जिस दिन समझ जाएगी ना, लड़के समझ जाएंगे। देखो, मेरा ये मानना है कि माँ बाप तो हो सकता है थोड़ा सा लालच कर जाए, अगर युवा पीढ़ी समझदार हो, भाई जॉब मिल गई, सेटल्ड हो गए जिंदगी में, तो हम दहेज नहीं लेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। अदरवाइज तो ये चीज़ तो इतना बुरा हाल हो गया, बेचारे गरीब आदमी तो पूरी जिंदगी कमा कमा के एक बेटी की शादी करने में ही उसकी पूरी जिंदगी की कमाई निकल जाती है। जो युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा। अच्छा मैसेज है। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं मैम, अभी तो अभी नहीं हुई है। तो ये मैसेज जो तुमने दिया है, तुम अगर इसको खुद ही निभाओगे ना, तो ये एक एग्जाम्पल सेट होगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी अगर हम कथनी जो हमारी है, वैसी अगर हमारी करनी भी हो, तो फिर हम एक रोल मॉडल बन सकते हैं। और ईश्वर ने देखो तुम्हें 2-2 नौकरियां दे दी हैं, तुम्हारी मेहनत का फल मिला। अब किसी अगर गरीब घर से कोई लड़की जो कि मेहनती हो, अच्छी हो, संस्कारी हो, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर बने, बेशक उसके पास बहुत पैसे ना हो उसके पिताजी के पास, तो दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की गाड़ी को बहुत बढ़िया खींच सकते हो। और ये बहुत अच्छा मैसेज है भाई सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जब तुम नौकरी तक पहुंच जाओ। ये देखो, सरकारी नौकरी की घड़ी विजय के हाथ में है। विजय, ये सपना देखा था कि किसी दिन ये सरकारी नौकरी की आईसीएस की घड़ी में लेकर आऊंगा? हाँ जी, इसीलिए एडमिशन लिया था मैम कि पहले देखते थे बच्चों के स्टिकर लगे, पोस्टर लगे होते हैं। हाँ। भाई इसके इतने एग्जाम क्लियर हो गए, इसके इतने। तो उस टाइम पे यही था कि नेक्स्ट यू लिखा होता है, तो यहाँ फोटो चिपकाना। हाँ, तो फोटो इस बार तुमने फोटो भेज दिया है? यस मैम। तो इस बार की किताबों पर तुम्हारा फोटो आएगा। सर ने इस बार फोटोज बदलवा दिए हैं क्योंकि बहुत बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। सबके तो नहीं छप पाएंगे, पर वो रैंडम जिसके पिक करेंगे, कंप्यूटर में डाल दिए हैं शायद, उन सबके छप जाएंगे। कुछ पेजेस तो भरेंगे, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं जिनके ज्यादा सिलेक्शन निकले होंगे। अब तुम्हारे कितने 26-27 पेपर पास हैं, तो हाँ, तुम्हारा फोटो जरूर आ जाएगा। जिनके ज्यादा एग्जाम पास हुए, ये एग्जाम क्लियर हुए हैं और जिनके सिलेक्शन बढ़िया पहुंचे हैं, उनके फोटो जरूर छपेंगे। तो कितनी फीस भरी थी तुमने विजय? मैंने 6,000 रुपये पर ईयर और 4 साल फीस भरी। 4 साल फीस, मतलब तुमने 24,000 रुपये में 4 साल लगातार पढ़ते रहे दिए। अब एक तनख्वाह में कितने वापस आ गए?
43 कुछ आ गए तो तुमने जो लगाए थे वो कुल मिला के खर्चा जितना हुआ था वो सारा एक सैलरी में आ गया। और अभी तो पूरी जिंदगी कमाना है, 60 साल तो बुढ़ापा हो जाता है तब तक कमाना है। तो ये जो फीस इतनी नॉमिनल सी लेते हैं, ये बाद में जाके समझ में आता है कि इस फीस का कुछ है ही नहीं। जब एक सैलरी आएगी ना तो ये सारी कई सालों की फीस भी वापस आ जाएगी और मेन चीज है आप जिंदगी में सेटल हो जाएंगे। चलो, कुछ अच्छा मैसेज देना चाहते हो विजय? मैम यही मैसेज था। मैं तो दोबारा से यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी बच्चा यहाँ गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करके आए, ठीक है, वो बढ़िया अच्छा है, क्योंकि बिना पैसों के नौकरी लग रही है। तो उनको यही मैसेज बार बार, में पहले स्टार्टिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ था ALM में, उस टाइम पे भी यही मैसेज दिया था, भाई बिना दहेज के शादी करना और क्या करना कि एक दूसरे को मोटिवेट करो ताकि आपके अनुसार कोई और बच्चा ही पढ़ पाए। बिल्कुल। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ ICS का, जिन्होंने मेरे को अच्छा रास्ता दिखाया और अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखिए, विजय हमारे बीच में हैं, जिन्होंने 27-28 एग्जाम इनके क्लियर हुए, फाइनल सिलेक्शन 2 सरकारी नौकरी। आज के टाइम में लोग बैग भर भर के घूमते हैं तब भी एक नौकरी नहीं मिलती, और इनको 2-2 नौकरियां, एक पे ये बैठे हुए हैं अभी फिलहाल पोस्ट पर और अब उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि वो उससे बेहतर पोस्ट मिल गई इनको पटवारी की। तो ये है मेहनत और ये है ICS के साथ जुड़ के जो इन्होंने हासिल किया कि पेपर बहुत सारे क्रैक किए, कहीं कहीं पॉइंट से रह गए, कोई बात नहीं, फाइनली सेलेक्ट हो गए। और कितना अच्छा मैसेज विजय ने दिया, इस छोटी सी उम्र में इतनी समझ होना कि भैया बिना खर्ची बिना पर्ची के अगर आप लग गए हैं, सरकार ने आपको जिंदगी भर कमाने का एक बढ़िया मौका दिया है महज लायकियत के दम पर, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी जो लड़के हैं वो बिना दहेज की शादी को प्रमोट करें। बेटा ये कोई रूल सरकार नहीं बनाएगी, सरकार तो कह रखे है सरकार ने तो दहेज नहीं लेना, लेकिन उस रूल को फॉलो आम इंसान कर सकता है। जो काबिल बनता जाए, जिसके घर में जुगाड़ होता जाए अच्छी कमाई का, वो इस मुहिम में सबसे आगे बढ़कर एक स्टेप ले। और इन सबसे ना बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके घर में मान लीजिए साधन नहीं है और साधन बन गया है, आपकी कमाई का साधन बन गया, बढ़िया नौकरी आपको मिल गई पटवारी की, आप अपनी तनख्वाह से अपने घर को भरेंगे तो आपको हमेशा प्राउड होगा। आप दहेज के सामान से लाके अलमारी खड़ी कर लेंगे, किसी बेचारी गरीब घर की बेटी के मजबूर पिता की पूरी जिंदगी की कमाई से आपके घर में एक लोहे की अलमारी खड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा सोफा डल जाएगा, एक बेड आ जाएगा, चंद बर्तन आ जाएंगे, कुछ कपड़े आ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है उससे जीवन आपका कट जाएगा? आपको जिंदगी भर एक मलाल रहेगा और एक धब्बा फील करना चाहिए सभी लड़कों को कि वो इस तरह से दहेज ना लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया दहेज जबरदस्ती पेरेंट्स दे देते हैं। मेरा ये मानना है, देखो पेरेंट्स पे अगर इस बात को छोड़ के रखेंगे तो वो देते और लेते रहेंगे। ये शुरुआत करनी पड़ेगी काबिल लड़कों को कि हमें दहेज नहीं लेना। लड़की वाले दहेज ना दें तो बड़ी मुश्किल है क्योंकि उनकी बेटी को ताने सुनने पड़ेंगे। अगर लड़का इनिशिएटिव लेगा ना, अपने पेरेंट्स को समझाए, और आजकल पीढ़ी इतनी समझदार है, अब पेरेंट्स भी बहुत वो पुराने बुजुर्ग नहीं है जो वो 70-70 साल के, आज जिनके बच्चों की शादियां हो रही हैं, जिनके बेटों की आज शादियां हो रही हैं, वो 50, 55, 60 साल तक के हैं। और मैं खुद 41+ ईयर्स भी हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि हमारी पीढ़ी इस बात को समझ जाएगी कि दहेज के बिना जब आप अपनी जिंदगी में सारी चीजें खुद से तैयार करते हैं ना, तो आप अपने आप पे गर्व करते हैं, आपको अच्छा लगता है जब आप अपनी चीजों को जोड़ के अपनी मेहनत की कमाई से इकट्ठी करते हैं। दहेज में मिली चीजों पे क्या ही प्राउड करना, और ये सोचना चाहिए कि वो चीजें अगर आपको आगे आप किसी से ले रहे हैं, कल को आपकी बेटी होगी तो आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर ना आप लीजिए दहेज और ना ही दीजिए। इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, खूब मेहनत कीजिए, और जिंदगी में ना 2 लोग जब मिलके इकट्ठे होके और अपनी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए ताकत लगाते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो जिंदगी का अलग ही रंग होता है, अलग ही ढंग होता है, और अपने आप पे प्राउड फील करते हैं जब अपनी चीजें खुद से कमा के खरीदते हैं। और किसी की दहेज में ली हुई गाड़ी में मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अगर मैं लड़का होती तो मुझे तो शर्म भी आती कि किसी के बाप की दी हुई गाड़ी में, जिस लड़की का बाप खुद अपनी गाड़ी जिंदगी भर नहीं खरीदता, जिसके पिताजी कभी पूरी जिंदगी में ये सोचते रहते हैं कि नहीं मैं तो गाड़ी का क्या ही करूंगा क्या ही करूंगा, वो साइकिल और बाइक पे चलते रहते हैं, कभी सेकेंड हैंड बाइक खरीद के अपनी जिंदगी काट देते हैं, वो अपनी बेटी के हस्बैंड के लिए और बढ़िया नई 10 लाख 12 लाख की 15 लाख की गाड़ी खरीदते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और इसकी शुरुआत हम लोगों से होगी, हम आम लोगों से। इसको सरकार कोई रूल बना के भी नहीं रोक पाएगी। मैं यहाँ किसी अमीर की बात नहीं करूंगी, कोई जिक्र नहीं करूंगी, ये बात मैं कर रही हूँ जो नॉर्मल परिवारों के लोग हैं, जिनके किसी के पिताजी छोटी मोटी नौकरी करते हैं, कोई किसान परिवार से है, कोई मजदूर परिवार से है, कोई छोटी मोटी सी प्राइवेट नौकरी करता है या कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी। हम सबको मिलकर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम दहेज नहीं लेंगे। और जिस दिन इस बात को हम लोग, देखो बिना खर्ची बिना पर्ची पहले अजीब लगता था, लेकिन आज पॉसिबल हुआ ना। धीरे धीरे देखना, जब इस बात को प्रमोट करेंगे ना, और जब इसको सोशल सर्कल में इन बातों को सर्कुलेट करेंगे, तो एक ये भी
यही मुहिम आगे जाके कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाएगी और सच में वो दिन आ जाएंगे जब लड़के आगे बढ़ के कहेंगे कि हमें दहेज नहीं लेना। चलिए, तो विजय जैसे लड़कों का बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय, तुमने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगर दुनिया में मेरी कोई बात कहीं तक जा पाती है तो वो जो काबिल लड़के हैं उन तक भी ये बात जाए कि भाई इसका इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। आज आप एक यंग नौजवान युवा हैं, कल को आप भी किसी बेटी के पिता होंगे, तब फिर आपको फील होगा कि हाँ, बात ये नहीं होती कि हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बात ये होती है कि इसको थोड़ा सा इसको ना सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी फील करना चाहिए कि हम कमा के जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, बेहतर बनाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग जुड़े। और सीईटी अब आ गया है, दिसंबर में सीईटी कंफर्म होगा। अब 10 नवंबर के बाद फॉर्म निकलेंगे, कुछ दिन में फॉर्म भरे जाएंगे। आज 5 नवंबर हमारा चला गया, तो 5-7 दिन की सारी कहानी है। फॉर्म निकलने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत, जो कोशिश करेंगे ना वो बहुत कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले से मेहनत करने वालों की एक लंबी कतार वेट कर रही है सीईटी का। पर कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। सीईटी को टारगेट बना लो। आईसीएस में बैचेस चल रहे हैं सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। 4 बजे तक बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं। डेली 2 क्लासेस मैं लेती हूँ, हरियाणा जीके की और एक मिडीवल हिस्ट्री की। 2 क्लासेस जीके की सुनील सर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स की क्लास डेली हो रही है, इंग्लिश की, हिंदी की, रीजनिंग की। 6-7 घंटे लगातार बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और ये 2 महीने का सारा खेल है। जो एक बार बढ़िया नंबर ले गया तो आगे अगले साल सारी नौकरियों में वो फॉर्म भर पाएगा। चलिए, जिसको जुड़ना हो आईसीएस में, हर मंडे ट्यूसडे 2 दिन ट्रायल क्लास फ्री रहती है। अपने आसपास की ब्रांच पे जाके आप ट्रायल ले सकते हैं। और सच में सीईटी पास करना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। बाय चांस सिर्फ पास करने वालों का नंबर नहीं आएगा, टॉपर्स का नंबर आएगा। ठीक है, थैंक यू।